रघु और मोहन नाम के दो किसान रायगढ़ में रहा करते थे। वो दोनों दोस्त थे और दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते थे। एक बार वो दोनों जमींदार घनश्याम के खेत में काम कर रहे थे। तभी रघु की पत्नी शीला खाना लेकर वहाँ आती है। रघु जी, खाना खा लो। अभी आया। मोहन भैया, आप भी खाना खा लो आकर, कितना काम करोगे? हाँ हाँ भाभी, अभी आया। चलो मोहन, पहले खाना खा लेते हैं, फिर काम करेंगे। सही कह रहे हो रघु, मुझे तो बहुत तेज भूख भी लगी है। उसके बाद वो लोग पेड़ के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी शीला बोलती है, अब तो मोहन भैया आप भी शादी कर लो। हाँ भाभी, अम्मा भी कह रही थी, पर कुछ पैसे तो हो जाएं। खाना बहुत अच्छा बनाती हो शीला तुम। सही कह रहे हो मोहन, भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना खाते खाते सब बात कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका खाना पूरा होता है, तभी मोहन ने बोला, रघु, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है यार। कोई बात नहीं, तो थोड़ा आराम कर ले, काम तो होता ही रहेगा। हाँ मोहन भैया, ये सही बोल रहे हैं, आप आराम कर लो, आपके हिस्से का काम रघु कर देंगे। और क्या, तू फिक्र क्यों करता है? तू तो आराम कर, मैं तेरे खेत का काम भी कर लूंगा। अरे ना मोहन भाई, आज खेत को जोतना जरूरी है और फिर कल पानी भी तो देना है। सब हो जाएगा। मोहन ने तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया और रघु अकेला काम पर लग गया। बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन फिर भी वो अपने मित्र के लिए खेत में लगा रहा। रघु अकेला ही दोनों खेतों में काम करता रहा। शाम होने के बाद मोहन उठकर रघु के पास गया। तुमने तो अकेले ही सारा काम कर दिया भैया। अरे, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब, पहले तुम बताओ। बिल्कुल ठीक है भैया, तुमने आज बहुत काम किया है, जाओ थोड़ा आराम कर लो अब। अरे नहीं, मेरे खेत में अभी थोड़ा सा काम बाकी है, पहले मैं उसे पूरा करूंगा। अरे, सुबह से तुम काम ही तो कर रहे हो, बचा हुआ काम मैं कर दूंगा, जाओ तुम आराम कर लो। अरे नहीं, रहने दो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। अरे अब जा भी यार, मैं अभी ठीक हूँ। मोहन के कहने पर रघु आराम के लिए वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। और मोहन अकेले बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब आएगा ना मजा, जब जमींदार आएगा और रघु को सोता हुआ देखेगा और मुझे काम करता हुआ, तो मेरी बहुत तारीफ होगी, बहुत मजा आएगा। ये सोचते हुए मोहन सिर्फ दिखाने के लिए काम करने लगा। तभी वहाँ जमींदार आ गया। अरे मोहन, तुम अकेले काम कर रहे हो, रघु कहाँ गया? प्रणाम जमींदार साहब, वो अभी आ रहा है। कहाँ गया है रघु? वो क्या बात है, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या छुपा रहा है मेरे से? वो रघु पेड़ के नीचे सो रहा है और सुबह से सो रहा है। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, ये रघु के हिस्से का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसे मैं अभी बताता हूँ। तुम अच्छे हो, ऐसे ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें आज 2 दिहाड़ी दूंगा। ऐसा कहकर जमींदार तो वहाँ से चले गए और मोहन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी गलती रघु के ऊपर जो डाल दी थी। रघु एक सीधा साधा लड़का था और फिर जमींदार ने जाकर रघु को उठाया। जमींदार साहब, आप यहाँ कैसे? तुम काम चोरी कर रहे हो और मैं तुम्हें देखने भी नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है जमींदार साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नींद से बाहर आओ, आज तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। मुझे गलतफहमी हुई है, अगर आगे से ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। अपने दोस्त मोहन को देखो, सुबह से काम कर रहा है। इतना कहकर जमींदार तो वहाँ से चला गया और रघु को आज के काम के बदले कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर गए। घर आने के बाद रघु ने ये बात अपनी पत्नी शीला को बताई तो शीला बोली, ये मोहन आपके साथ हर बार ऐसा ही करते हैं और आप उनकी बातों में फंस जाते हो। सही कह रही हो शीला तुम, हर बार सोचता हूँ कि इस बार उसकी बातों में नहीं आऊंगा और फिर भी फंस जाता हूँ। अब ध्यान रखना, वो बहुत चालाक है। चालाक तो बहुत है मोहन, लेकिन दोस्त भी तो है अपना। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रघु और मोहन बाजार जा रहे होते हैं। तभी रायगढ़ के राजा के 2 सिपाही वहाँ जाकर बोलते हैं, रुको, तुम दोनों में से रघु कौन है? रघु मैं हूँ, क्या हुआ बताइए? तुम्हारे पास हीरा है? नहीं, मैं तो मेहनत मजदूरी करता हूँ। झूठ मत बोलो, रायगढ़ के राजा के यहाँ से एक हीरा चोरी हुआ है और हमें बताया गया है कि वो तुमने चुराया है और हीरे के साथ और भी गहने चोरी हुए हैं। नहीं, रघु मेरा दोस्त है, बहुत मेहनती और ईमानदार है, वो चोरी नहीं कर सकता। इतना कहकर मोहन रघु को गले से लगा लेता है। उसके बाद सिपाही बोलते हैं,
तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ, ले लो तलाशी, इसके साथ साथ मेरी भी ले लो, इसके पास कोई हीरा नहीं मिलेगा। सिपाही की तलाशी लेने पर हीरा रघु के पास से निकलता है। यही तो हीरा है, हमारा शक सही निकला। ले चलो इसे राजा के पास, ये बहुत कीमती हीरा है, तुमने ही चुराया होगा। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब चोर पकड़े जाने के बाद यही कहते हैं। तुम ऐसा करोगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो तुम्हें मित्र कहते हुए भी शर्म आ रही है। उसके बाद सिपाही रघु को पकड़कर राजा के पास ले गए और रघु को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। तुम देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो, फिर ऐसा काम कैसे कर सकते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। राज्य का बेशकीमती हीरा तुम्हारे पास आ गया, खुद बता दो कि तुमने और खजाना कहाँ छुपा रखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। सिपाही, ले जाओ इसे और डाल दो कैद खाने में, ये इसी लायक है, ये ऐसे नहीं बताएगा। तभी सिपाही रघु को पकड़कर कैद खाने में बंद करने के लिए ले गए। तभी वहाँ पर जमींदार घनश्याम और शीला आए और अपने साथ साथ मोहन को पकड़कर वो लेकर आए थे। राजा साहब, चोर रघु नहीं, मोहन है। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो। मैंने खुद रंगे हाथों मोहन को पकड़ा है। जमींदार राजा को बताता है कि कैसे उसने मोहन को जेवर सुनार को बेचते हुए देखा था। अच्छा, सैनिकों, इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो और रघु को वहाँ से निकाल दो। क्षमा महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। उसी की सजा है ये। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से। उसके बाद रघु को राजा ने बहुत सारा धन भी दिया और अपने राज्य में काम भी। और फिर रघु और शीला ने जमींदार का बहुत धन्यवाद किया। गुजरात के सूरत में रहने वाला रमेश पतंग का पुराना कारोबारी था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी हेतल और बेटा जगदीश ही थे। उनका ये छोटा सा परिवार पतंग के ही व्यवसाय से चला करता और वो लोग अपना जीवन बहुत सुखी से बिता रहे थे। जगदीश बेटा, उठ जा, आज तेरी आखिरी परीक्षा है, स्कूल नहीं जाना है क्या तुझे? मम्मी, उठ जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि तू भी पतंग का ही कारोबार करे, इसीलिए तुझे अपनी परीक्षा में पास होना होगा। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं परीक्षा में पास जरूर होऊंगा। हेतल और जगदीश बातें कर रहे थे कि तभी दूसरे कमरे से आवाज आती है। हेतल, मेरे कपड़े भी निकाल दो, मुझे भी दुकान जाना है। हेतल वहीं से आवाज लगाती है, अभी आई जी। जगदीश, तुम उठ जाओ, चलो मैं तुम्हारे पापा के कपड़े देकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, उठ रहा हूँ। ऐसा बोलते ही हेतल तो वहाँ से चली जाती है और जगदीश अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। जी रमेश जी, बताइए क्या मांग रहे थे आप? अरे हेतल, जल्दी से कपड़े दे दो, मुझे दुकान पर जाना है, देर हो रही है। अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? अरे तुम नहीं जानती, बाजार में कितना कंपटीशन है, टाइम से दुकान खोलूंगा तभी तो बिक्री होगी। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। हेतल रमेश को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है और रमेश तैयार होकर दुकान के लिए निकलता है और जगदीश अपने एग्जाम के लिए। रमेश अपनी दुकान के पास पहुँचता है तो देखता है कि उसके सामने भी एक पतंग की दुकान लग चुकी है। उस दुकान को देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि दूसरी पतंग की दुकान खुलने से उसके कारोबार में फर्क तो पड़ेगा ही। तभी रमेश का एक दोस्त उसके पास आकर बोलता है, और रमेश भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपको पता है, आपके सामने भी पतंग की ही दुकान खुली है। हाँ जानता हूँ, पर ये दुकान किसने खोली है? कोई बाहर शहर के व्यापारी लग रहे हैं, अजय विजय नाम है दोनों भाइयों के। सुनने में आया है कि बहुत नए नए पतंग और नया नया मांझा लेकर आए हैं अपने शहर सूरत से बेचने के लिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि सूरत में भी बाहर के पतंग वाले व्यापार करने आए हैं। रमेश भाई, आपके कारोबार में तो इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। कैसा फर्क? सब अपने अपने नसीब का कमाते हैं, कोई किसी का नसीब नहीं चुरा सकता। ये बात तो सही बोल रहे हो तुम रमेश भाई। ऐसा बोलकर कमलेश तो वहाँ से चला जाता है, पर रमेश कमलेश की बातों से थोड़ा परेशान हो जाता है और पूरा दिन निकल जाता है। रमेश की 1-2 ही पतंग की बिक्री होती है और वो अपने घर आ जाता है। हेतल, कहाँ हो? एक कप चाय ला दो।
बहुत सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ जी? आज आप दुकान से बहुत जल्दी आ गए, परेशान लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं, मेरी दुकान के सामने एक दुकान और खुल गई है और वो लोग नई पतंगे और नए तरीके का मांझा अपने शहर से यहाँ लाकर बेच रहे हैं। इस वजह से सारे ग्राहक उन्हीं की दुकान पर जाते हैं। अच्छा, आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। आपका तो पुराना कारोबार है, ये आपसे बेहतर कैसे हो सकते हैं? आप तो सब जानते हैं। ये बात तो है। जाओ, तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। रमेश जी, मैंने आज आपके लिए ढोकला बनाया है, लेकर आती हूँ चाय के साथ में। ठीक है, ले आना। ऐसा बोलकर हेतल चली जाती है और किचन से ढोकला वगैरह लेकर आती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और अब मकर संक्रांति आने वाली थी, पर रमेश की दुकान में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अजय और विजय की दुकान पर हमेशा ही ग्राहकों की भीड़ लगी रहा करती और दोनों भाई बहुत लालची थे। भैया, आज तो काफी ग्राहक खड़े हैं, आज हमारी बिक्री अच्छी होगी। सही बोल रहे हो छोटे, हम जल्दी से अपना सारा माल बेचकर अपने घर चले जाएंगे, शहर को छोड़कर। और क्या, वैसे भी नकली मांझा जब तक बिक रहा है सारा बेच दो। जब लोगों के हाथ कटेंगे तो लोग उसे नहीं लेंगे। ये तो तुम सही कह रहे हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कच्चे धागे से पतंग बंधवाए तो हैं। जल्दी जल्दी कटेंगी नहीं तो हमारी सारी पतंग बिक जाएंगी और हम जल्दी ही यहाँ से निकल पाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ग्राहकों की भीड़ अजय और विजय की दुकान पर देखकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। उसके जो पुराने ग्राहक होते हैं वो भी नए डिजाइन के रंगों के कलर देखकर उन्हीं की तरफ आकर्षित होते और रमेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। क्या हुआ रमेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए? आज दुकान नहीं गए क्या? दुकान जाकर भी क्या करूं, कोई ग्राहक तो आता नहीं है। मुझे तो लगता है अब हमें शहर को छोड़कर जाना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे सामने जो दुकान खुली है वो लोग कच्चे धागे की पतंग सस्ते दामों में बेच रहे हैं और उनका मांझा भी प्लास्टिक वाला है, पर लोगों को तो उनके नए डिजाइन पसंद आ रहे हैं। हितल और रमेश बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ जगदीश आता है। उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, पापा, आपको भी अपनी पतंग के डिजाइन चेंज करना चाहिए। जगदीश बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको भी अपने डिजाइन चेंज कर लेने चाहिए। प्लास्टिक का मांझा बाहर शहर से मंगवा लेना चाहिए। अच्छा, तुम चाहती हो मैं भी लोगों के साथ खिलवाड़ करूं, उन्हें धोखा दूं? इसमें धोखे की क्या बात है? वो बिना बताए बेच रहे हैं, आप लोगों को बता देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जैसा करता आया हूँ वैसा ही काम करूँगा। पापा, वैसा ही काम करना है, पर आप अपने पतंग के डिजाइन बदल लो। तुम बताओ कैसे डिजाइन चेंज करूँ? पापा, एक काम करो, आप अपनी पतंग पर किसी कार्टून कैरेक्टर के फोटो बनाओ। ये देखकर बच्चे आपकी पतंग की ओर आकर्षित होंगे। ये तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। ठीक है, मैं आज ही कारखाने में जाकर बच्चों के लिए कार्टून वाली पतंग बनवाता हूँ। रमेश अपने कारखाने में जाकर बच्चों के लिए कार्टून वाली पतंगे तैयार करवाता है और फिर वो पतंगे लेकर अपनी दुकान पर जाता है और वो देखता है कि अजय विजय की दुकान पर लोग हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने नकली सामान बेचा था। फिर कुछ लोग उसकी दुकान में आग लगाकर उसे मार पीट कर वहाँ से भगा देते और उसकी दुकान बंद हो जाती है। दुकान पर कार्टून वाली पतंग देखकर बच्चे और सभी लोग अब रमेश की दुकान की तरफ आकर्षित होते हैं और रमेश की सारी पतंग बिक जाती है और उसे अच्छा खासा लाभ होता है।